हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर या फिर सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, या फिर जो है लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, तो आप जो है चैनल के लोगों पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस रक्त समूह में सतह प्रतिजन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा, यानी ओ रक्त समूह। तो देखिए, ओ रक्त समूह में सतह प्रतिजन नहीं होता है। ठीक है, ओ रक्त समूह में सतह प्रतिजन नहीं होता है। जैसे देखिए इधर रुधिर वर्ग, ठीक है, रुधिर वर्ग, और इधर देख लीजिए प्रतिजन। प्रतिजन जैसे ए में होता है ए प्रतिजन। ठीक है, बी में क्या होता है, बी में होता है बी। ठीक है, और ए बी में क्या होता है, तो ए बी में होता है ए तथा बी, ए एंड बी। ठीक है, और ओ में जो है कोई जो है नहीं होता है। ठीक है, कोई प्रतिजन नहीं होता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 112 है कि हृदय का जो है आवरण क्या कहलाता है। तो सी ऑप्शन पेरिकार्डियम। तो देखिए, हृदय का आवरण जो है पेरिकार्डियम कहलाता है। हृदय का आवरण एक दोहरी परत वाली संरचना है। मनुष्य का हृदय हाथ की मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार पेशी अंग है। इसकी जो है सामान्य सक्रियता के लिए Na+, Ca2+ तथा K+ आयनों का हृदय के बाहर चारों ओर के माध्यम से उचित समानुपात में होना आवश्यक है। Ca2+ आयन की वृद्धि से हृदय के संकुचन में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मानव के हृदय में 4 कोष्ठ अथवा वृष्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ग्लोमेरुलस को घेरती हैं। तो ए ऑप्शन यानी बोमन कैप्सूल। तो देखिए, वृक्क नलिका बोमन कैप्सूल जो है ग्लोमेरुलस को घेरता है। बोमन कैप्सूल एक दोहरी दीवार वाली कप जैसी संरचना है। बोमन कैप्सूल के साथ ग्लोमेरुलस को जो है मालपीघियन पिंड कहा जाता है। फिर है, बोमन कैप्सूल की आंतरिक दीवार में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें पोडोसाइट्रस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमस की हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। 114 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए, हाइपोथैलेमस की हार्मोन स्रावित कोशिकाएं तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं यानी न्यूरोसेक्रेटरी कोशिकाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइपोथैलेमस जो है डायएन्सेफेलॉन के आधार पर मौजूद होता है और जो है होमोसेस्टेसिस को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद है कि न्यूरोग्लिया कोशिकाओं का एक समूह है। इसका मुख्य कार्य तंत्रिका तंत्र की इष्टतम कार्यप्रणाली की रक्षा करना और उसे बनाए रखना है। फिर है कि न्यूरोग्लिया आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है जिन्हें न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन प्रदान करने में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 है, क्रोमोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 115 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। क्या होगा, ई ऑप्शन। तो देखिए, विकल्प में सभी कथन सही है। क्रोमोसोम छड़ के आकार की संरचना है जो कोशिका के विभाजित होने पर एक साथ संघनित हो जाती है। क्रोमोसोम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं जो वंशानुक्रम के लिए भंडार के रूप में कार्य करती हैं। उसके बाद है कि काइनेटोकोर्स डिस्क जैसी संरचना है जो सेंट्रोमेयर के किनारों में मौजूद होती है। उसके बाद है कि टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर क्रोमेटिड के अंत में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है कि जड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत है। तो 116 का बी ऑप्शन यानी प्राथमिक जड़ों के पार्श्व सतहों से द्वितीयक जड़ें बढ़ती हैं। प्राथमिक जड़ों से पार्श्व सतहों से द्वितीयक जड़ें बढ़ती हैं, जड़ के बारे में ये गलत है। देखिए, रेडिकल मिट्टी के अंदर प्राथमिक जड़ बनाने के लिए बढ़ता है। ठीक है, अधिकांश द्विबीजपत्री मूसला जड़ प्रणाली को अपनाते हैं और बरगद के पेड़ में जो है अपस्थानिक जड़ें मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा बी। तो देखिए, ADP, H2O और NADP प्रकाश प्रतिक्रिया के लिए मुख्य आवश्यक सामग्री है। पानी जो है फोटोलिसिस से गुजरता है। पानी जो है यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि ADP, ATP
तथा NADP और NADPH में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश अभिक्रिया के लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। NADPH2 और तथा ATP जिन्हें संयुक्त रूप से समांगीकरण शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिपहायोडोंट प्रकार का दांत क्या है? तो देखिए इसका 118 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जीवन के दौरान दांतों के 2 सेट। तो देखिए डिपहायोडोंट एक प्रकार का दांत है जिसमें जीव के पूरे जीवन चक्र के दौरान दांतों के 2 सेट होते हैं। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारी अपने जीवन के दौरान दांतों के 2 सेट बनाते हैं। दुधिया दांतों का एक सेट 12 से 13 साल की उम्र तक दांतों के नए सेट में बदल जाता है। मनुष्य के दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: रदनक, अग्रचवर्णक, दाढ़ और कृंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का वजन कितना होता है? 119 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और एक वयस्क मानव वजन लगभग 1.2 से 1.4 किलोग्राम होता है। कहता है यह उदर गुहा में डायाफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है और इसमें 2 लंबी लोब होते हैं। फिर है कि संरचनात्मक रूप से यकृत बहुत सी पालिकाओं का बना होता है जिन्हें ग्लिसिस कैप्सूल कहते हैं। पीत रस क्षारीय होता है तथा यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे कहाँ स्थित होते हैं? तो 120 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए गुर्दे लाल भूरे सेम के आकार की संरचनाएं हैं जो पेट की गुहा की पृष्ठीय भीतरी दीवार के करीब अंतिम वक्ष और तीसरे काट कशेरुका के स्तर के बीच स्थित होता है। ठीक, यानी अंतिम वक्ष और तीसरी काट कशेरुका के बीच स्थित होता है। फिर है कि वृक्क का केशिका गुच्छ ये ग्लोमेरुलस भाग डायलिसिस का कार्य करता है और नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ईंधन में उच्चतम विशिष्ट ऊर्जा होती है? 121 का होगा ए डीजल। तो देखिए डीजल ईंधन में उच्चतम विशिष्ट ऊर्जा होती है। ठीक, विशिष्ट ऊर्जा दहन के बाद मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा है। इनमें से डीजल में ऊर्जा की उच्चतम विशिष्ट ऊर्जा होती है जो 427 mg/kg के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद देखिए प्राकृतिक गैस में विशिष्ट ऊर्जा 536 होता है। प्रोपेन, पेट्रोल और ब्यूटेन में प्राकृतिक ऊर्जा 460 होता है। डीजल में 427, एंथ्रासाइट में 347, कोयला गैस में 293। फिर क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, कहता है कि क्या होता है जब LPG बड़ी सांद्रता में सांस के अंदर जाती है? तो 122 का डी ऑप्शन। तो देखिए ब्यूटेन और प्रोपेन बड़ी मात्रा में LPG में मौजूद होते हैं जिसे अधिक मात्रा में सूंघने पर यह थोड़ा एनेस्थीसिया है जिससे कुछ समय बाद व्यक्ति गिर सकता है। LPG में सुगंध के लिए इथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है। ठीक है, LPG का जो पूर्ण रूप है यह लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन और एथेन गैस होता है। LPG तरल और वाष्प दोनों स्थिति में रंगीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 है कि बॉस की प्रक्रिया में उत्प्रेरक की पहचान करें? बी ऑप्शन, यानी फेरिक ऑक्साइड। तो बॉस की प्रक्रिया में उत्प्रेरक फेरिक ऑक्साइड होते हैं। बॉस की प्रक्रिया का उपयोग हाइड्रोजन के निर्माण की प्रक्रिया में किया जाता है। बॉस प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस तैयार करने का चरण निम्न होता है, जैसे जल गैस का उत्पादन, फिर हाइड्रोजन का पृथक्करण, फिर मिश्रण में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना। नेक्स्ट है क्या होता है जब क्षार धातुएं नम हवा के संपर्क में आती हैं? 124 का बी ऑप्शन, ऑक्साइड का निर्माण। तो जब क्षार धातुएं नम हवा के संपर्क में आती हैं तो ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्षार धातुएं बहुत सक्रिय होता है। जब यह जल से अभिक्रिया करती हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या करता है? मुक्त करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अंतराण्विक बलों और तापीय ऊर्जा के बीच संतुलन का परिणाम क्या है?
तो बी ऑप्शन। यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं, अंतराण्विक बलों और तापीय ऊर्जा के बीच संतुलन का परिणाम जो है पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है। एक अणु में अंतराण्विक बल हमेशा अणुओं को एक दूसरे के साथ रखने की कोशिश करते हैं और तापीय ऊर्जा अंतराण्विक बल को अलग करने की कोशिश करता है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 126 है कि जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान खाली स्थान होता है। ए ऑप्शन स्थिर। जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान स्थिर होता है। बर्फ के अणुओं को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा पानी के अणुओं द्वारा प्रदान की जाती है और यह ऊष्मा संलयन की गुप्त ऊष्मा है। बर्फ के अणु पानी की तुलना में बहुत अधिक ठंडे होते हैं। पानी और बर्फ का तापमान अलग अलग होता है। अगर एक साथ जोड़ दे तो गर्मी का आदान प्रदान होगा और जिसके कारण बर्फ पिघलने लगती है और पानी ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 127। क्वेश्चन नंबर 27 है कि तापमान स्थिर रखने पर जो ग्राफ खींचा जाता है उसका क्या नाम है। तो ए ऑप्शन। तो देखिए तापमान स्थिर रखने पर जो ग्राफ खींचा जाता है उसका नाम आइसोथर्म है। ठीक, आइसोथर्मल प्रक्रिया एक जो है ऊष्मागतिकी प्रक्रिया है जिसमें किसी सिस्टम का तापमान क्या होता है, स्थिर रहता है। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद है कि आइसोथर्मल प्रक्रिया के उदाहरण है कि पिघलने और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न सरल पदार्थों की अवस्था या चरण में परिवर्तन। उसके बाद है कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर एवं हीट पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम समूहों में बाएं से दाएं जाते हैं तो आध्यात्मिक प्रकृति का क्या होता है। 128 का होगा ए ऑप्शन, बढ़ता है। तो जब हम समूहों में बाएं से दाएं जाते हैं तो आध्यात्मिक प्रकृति बढ़ता है। ठीक है, आध्यात्मिक प्रकृति क्या होता है, तो बढ़ता है। ठीक, उसके बाद देखिए कि आवर्त के विभिन्न जो है गुण होते हैं, जिसे धात्विक गुण जो है बाएं से दाएं जाने पर घटता है। ठीक है, विद्युत बंधुत्व बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। ठीक, और विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं जाने पर यानी 1 से 8 हो जाता है। फिर आयनन विभव क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 129 है कि धातुओं में ज्ञात तत्वों का खाली स्थान प्रतिशत हिस्सा होता है। तो 129 का होगा ए। तो धातुओं में ज्ञात तत्वों का 78% हिस्सा होता है। आवर्त सारणी में लगभग 118 में से 91 तत्व धातु हैं। धातुओं को जो है विद्युत धन तत्व कहा जाता है। कुल गैस तत्वों की संख्या 11 है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 7 उपधातु तत्व हैं। नेक्स्ट, कथा निम्न में से किसको जो है यूनिलूनियम के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन, यानी मेंडेलिवियम। तो देखिए कि तत्व जो है मेंडेलिवियम को जो है यूलिविनियम के नाम से भी जाना जाता है। जब आइंस्टीनियम पर अल्फा कणों की बमबारी हुई तो मेंडेलिवियम की खोज हुई और इसका नाम जो है दिमित्री मेंडलीव के नाम पर रखा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मल में नहीं पाए जाने वाले बैक्टीरिया की पहचान करें जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों का कारण बनते हैं। ए ऑप्शन। तो देखिए स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है मानव मल में नहीं पाया जाता है। यह एक गोल आकार का जीवाणु है जो फॉर्मिक्यूटस का सदस्य है। यह मुख्य रूप से ऊपरी श्वसन पथ और या फिर त्वचा पर पाया जाता है, लेकिन ये जो है रक्त प्रवाह के माध्यम से भी फैल सकते हैं और दूर के अंगों को संक्रमित कर सकते हैं। इस जीवाणु के कारण होने वाला संक्रमण हवा, त्वचा के संपर्क आदि के माध्यम से फैल सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमजोर चुंबक है। बी ऑप्शन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबक को कमजोर चुंबक कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई अस्थायी जो है द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। उनका शुद्ध चुंबकीय जो है मूवमेंट शून्य है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र में विकर्षण होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता μ <1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है
कि वस्तुओं की त्रि-आयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक निम्न में कौन सा है? तो सी ऑप्शन, यानी हेलोग्राफी कहलाती हैं। तो देखिए, वस्तुओं की त्रि-आयामी प्रतिबिंबों में के अभिलेखन की तकनीक होलोग्राफी कहलाती है। प्रकाश सभी तल में संचरित न होकर किसी तल में संचरित होता है, ऐसा प्रकाश जो है ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। उसके बाद है होलोग्राम एवं होलोग्राफी की जांच जो है ध्रुवण की घटना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 कि स्लैबों को अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा 134 का सी ऑप्शन। क्या होगा? तो सी, फिर ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। क्या होगा? तो सी ऑप्शन। तो देखिए 134 की यदि बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि माध्यम जो है प्रकाशिक रूप से सघन है तो किरण अभिलंब की ओर झुकती हैं, इसलिए ए और बी के बीच आपतित प्रकाश की दिशा में बदलाव को देखकर हमें पता चलता है कि ए अपवर्तनांक बी से अधिक है। ए का अपवर्तनांक जो है बी से क्या है? ए का अपवर्तनांक बी से अधिक है। ठीक, इसी प्रकार सी का अपवर्तनांक ए और बी से अधिक है। सी का अपवर्तनांक क्या है? ए और जो है बी से, ए और बी से क्या है? सी का अपवर्तनांक ए और बी से अधिक है। इस प्रकार सही क्रम जो होगा सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी होगा। ठीक, उसके बाद देखिए कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुकती हैं, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना, सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक, और विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 की यदि बात करें तो 135 है कि जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो सबसे ऊपर कौन सा रंग दिखाई देता है? 135 का होगा सी, लाल। तो जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो सबसे ऊपर लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, लाल रंग दिखाई देता है। मान लीजिए कोई प्रिज्म है, ठीक, इसे यदि हम जो है गुजारेंगे तो यहाँ से देखिए 7 रंगों में विभक्त होता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ ये हो जाता है रेड, फिर देखिए रेड, और ये उसके बाद जो है ये हो जाता है रेड के बाद क्या होता है? यानी लाल होता है, फिर होता है आपको नारंगी। ठीक है, नारंगी। ठीक है, यहाँ पे लाल नारंगी, लाल नारंगी, उसके बाद पीला। ठीक है, क्या होता है? पीला। उसके बाद हो जाता है आपको पीला के बाद हरा, हरा, हरा के बाद क्या होता है? हरा के बाद होता है नीला। ठीक है, नीला, हरा के बाद नीला, और नीला के बाद क्या होता है? जामुनी। क्या होता है? जामुनी। ठीक है, जामुनी, और जामुनी के बाद क्या हो जाता है? तो बैगनी। क्या होता है? बैगनी। ठीक है, तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। ठीक है, क्या है? बैगनी। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है, विक्षेपण ये क्या होता है? समानुपाती होता है 1/, तरंग दैर्ध्य के। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो ऊपर में क्या होता है? लाल होता है, नीचा में क्या होता है? तो नीचा में होता है बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 जो है 136 देखिए 136 है कि किसी ग्रह पर पलायन वेग का मान 2 किलोमीटर पर सेकेंड है, फिर इसकी सतह के करीब परिक्रमा कर रहे उपग्रह के लिए कक्षीय गति का मान क्या होगा? 136 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? √2 किलोमीटर पर जो है सेकेंड। तो देखिए पलायन वेग जो है ये कितना है? 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पलायन वेग। और कक्षीय वेग कितना है? तो कक्षीय वेग है √, क्या होता है? स्मॉल g कैपिटल R। ठीक है, यह है कक्षीय वेग। ठीक है, कक्षीय वेग। उसके बाद देखिए पलायन वेग, तो पलायन वेग होता है √2 स्मॉल g कैपिटल R। ठीक है, तो कक्षीय वेग जो हो जाएगा आपको, कक्षीय वेग हो जाएगा VE बटा √2। कक्षीय वेग क्या होगा? VE बटा में √2, V यानी पलायन वेग, तो क्या होगा? VE बटा √2। तो V कितना है? तो पलायन वेग जो है VE है 2, बट्टा में होगा √2, यानी कट के कितना होगा? √2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो 136 का
जो है क्या होगा राइट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 137 है कि एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर W है, जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुना और त्रिज्या पृथ्वी के 4 गुना है, उस पर उसका वजन क्या है। तो 137 की यदि बात करें तो देखिए 137 का होगा, तो यहाँ पे आंसर तो होगा बी यानी 15/16। कैसे होगा सो समझ लीजिए। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर mg बराबर होता है एस कैपिटल G कैपिटल M बट्टा में कैपिटल R²। ठीक है, क्या होता है कैपिटल R²। दूसरे ग्रह पर भार W1 बराबर हो जाएगा स्मॉल m कैपिटल G कैपिटल M1 बट्टा में R1²। ठीक है, R1²। तो ये हो जाएगा आपको W1 बराबर, ये हो जाएगा स्मॉल mg इंटू 15m, 15 गुना हो जाता है 15m। अब बट्टा में क्या होगा 4r का होल स्क्वायर। ठीक है, 4r का होल स्क्वायर, चूँकि पृथ्वी के त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाता है तो 4r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल m कैपिटल G 15 अब बट्टा में 16r²। कितना होगा 16r², यानी ये क्या होगा तो 15/16, 15/16। ठीक है, ये हो जाएगा Gmm/r², Gmm/r², यानी 15/16, 15/16 W, 15/16 W। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि हवा में रखे और पानी में समान दूरी पर रखे गए दो पिंडों के बीच आकर्षण बल का अनुपात। तो सी ऑप्शन 1:1। हवा में रखे गए और पानी में समान दूरी पर रखे गए दो पिंडों के बीच आकर्षण बल का अनुपात 1:1 है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के जो है कुछ गुण हैं, जैसे यह सदैव आकर्षण जो है प्रकृति का होता है। पिंड उपस्थिति माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह पिंडों के आकार के एक समान द्रव्यमान वितरण के लिए लागू होता है। यह क्रिया प्रतिक्रिया युग में होता है। यह केंद्रीय तथा संरक्षी बल है। नेक्स्ट कहता है कि जब छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो गर्म सिरे पर मौजूद अणु उच्च आयाम के साथ कंपन करते हैं और ऊष्मा को एक कण से निकटवर्ती कण तक संचारित करते हैं। प्रक्रिया क्या है, तो बी ऑप्शन चालन। तो क्या है यह, तो चालन प्रक्रिया है। ठीक, फिर कहता है कण अपने स्थान छोड़े बिना दूसरे कण को ऊष्मा स्थानांतरित कर देते हैं, यह चालन कहलाता है। चालन के लिए माध्यम आवश्यक है। ऊष्मा जो है संचालन की वह स्थिति है, वह विधि है जिसमें द्रव कणों की गति द्वारा जो है स्थानांतरित होती हैं, संवहन कहलाती हैं। ऊष्मा संचालन की वह विधि जिसमें ऊष्मा संचरण माध्यम के माप को परिवर्तित किए बगैर होता है, विकिरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इमारतों की छत सफ़ेद रंग से क्यों रंगी जाती हैं। बी ऑप्शन, क्योंकि यह विकिरण को परावर्तित करता है। सफ़ेद रंग विकिरण को परावर्तित करता है, इसलिए इमारतों की छत सफ़ेद रंग से रंगी जाती हैं। यदि कोई पिंड सभी तरंगदैर्घ्य को आपतित विकिरणों को अवशोषित कर लेती हैं तो वह पूर्ण कृष्ण जो है पिंड कहलाता है। फिर है कि किरचॉफ के नियम के जो है के अनुसार अच्छे अवरोधक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो उत्सर्जित विकिरण का परिमाण उसके परम ताप के चतुर्थ घात का समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है कि स्थिर तापमान के दौरान हमें उस दिन ठंड महसूस होती है जब आर्द्रता खाली स्थान होती है, तो 25%। तो स्थिर तापमान के दौरान उस दिन ठंड महसूस होती है जब आर्द्रता 25% होती है। सापेक्षिक आर्द्रता का उपयोग हवा में जलवाष्प की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बरसात के मौसम में अपेक्षिक आर्द्रता 100% होती है। आर्द्रता को हवा में जल वाष्प दबाव और संतृप्ति पर वाष्प दबाव के बीच के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। पूर्ण आर्द्रता का उपयोग हवा की प्रति इकाई मात्रा में जल वाष्प के वजन को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है किसी गैस के रुद्धोष्म संपीड़न के दौरान उसका तापमान खाली स्थान होता है। सी ऑप्शन, यानी बढ़ता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रिया के दौरान गैस पर किया गया कार्य इसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है और इसलिए इसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तापमान क्या होता है, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
143 है कि निम्नलिखित में से कौन जीन अभिव्यक्ति में भाग नहीं लेता है? सी ऑप्शन प्रतिकृति। तो प्रतिकृत जीन अभिव्यक्ति में भाग नहीं लेता है। जीन अभिव्यक्त वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीन जो है प्राप्त जानकारी का उपयोग क्रियात्मक जीन उत्पाद के संश्लेषण में किया जाता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रारंभिक चरण में डीएनए जानकारी को मैसेंजर आरएनए अणु में परिवर्तित करता है। फिर आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को अनुवाद के रूप में जो है जाना जाता है और यह राइबोसोम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 144 है कि क्वेश्चन नंबर 144 है प्रोफेज 1 के चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें। ए ऑप्शन। तो क्या होगा? तो देखिए प्रोफेज 1 के चरण का क्रम है जो है क्या है? तो लेप्टोटीन, फिर है जाइगोटीन, फिर है पैचिटीन, उसके बाद है डिप्लोटीन। ठीक है, यानी प्रोफेज अत्यंत जटिल, लंबी तथा महत्वपूर्ण अवस्था है। इसे निम्नलिखित अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है। ठीक है, लेप्टोटीन जो है विभाजन की तैयारी है। जाइगोटीन जो है समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं जिसे सूत्र युग्मन कहते हैं। फिर है कि पैचिटीन ये जो है अर्ध गुणसूत्रों में विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर होता है। फिर है कि डिप्लोटीन यह जो है टेट्रावेलेंट स्थिति में जो है क्याज मेटा पर अर्ध गुणसूत्र टुकड़ों का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। देखिए एंडो मेम्ब्रेन के भाग जो है ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद होता है आपको गोल्जी जो है एपेरेटस। ठीक है, उसके बाद होता है वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, इंडोसोम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो है कास्टोसोल होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 146 है कि थाइमस के बारे में कौन सा कथन गलत है? सी ऑप्शन। तो देखिए कि थाइमस सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए बरकरार है। थाइमस के बारे में कथन गलत है। थाइमस के बारे में जो तथ्य निम्न है कि टी लिम्फोसाइट का विभेदन यहाँ होता है। यहाँ जो है थाइमोसिन स्रावित करता है, एंटीबॉडी के उत्पादन को जो है बढ़ावा देता है। यह ग्रंथि केवल युवावस्था तक सक्रिय रहती है। थाइमस ग्रंथि जो है उरोस्थी के पीछे और फेफड़ों के बीच जो है स्थित होती है। नेक्स्ट है कि हाइपोथैलेमस के बारे में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो सी ऑप्शन। कौन सा सत्य नहीं है? यह थैलेमस के बगल में स्थित होता है। तो हाइपोथैलेमस थैलेमस के बगल में स्थित होता है। हाइपोथैलेमस के बारे में सत्य नहीं है। हाइपोथैलेमस के बारे में जो है तथ्य निम्न है कि इसमें तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यह भूख को नियंत्रित करता है। 148 क्वेश्चन नंबर 148 है कि ऊर्जा के पिरामिड का आकार का क्या महत्व है? 148 का ए ऑप्शन। यह ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। ऊर्जा के पिरामिड के आकार ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। ठीक है, ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 149 कहता किस तापमान में मिट्टी का विकास धीरे धीरे होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो देखिए ठंड तापमान एवं अति बर्फीले मौसम में मिट्टी का विकास धीरे धीरे होता है। मिट्टी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है तापमान, वर्षा या आर्द्रता, वायु, वाष्पीकरण, चट्टानों का स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 है कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट शब्द का प्रयोग किस प्रकार के ठोस अपशिष्ट का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो सी ऑप्शन गैर खतरनाक। तो देखिए नगरपालिका जो है ठोस अपशिष्ट शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसी शहर, कस्बे या गांव के अधिकांश गैर खतरनाक ठोस कचरे का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिन्हें नियमित संग्रह और प्रसंस्करण या निपटान स्थल तक परिवहन की आवश्यकता होती है। कूड़ा कचरा मुख्य रूप से ठोस अपशिष्ट कहलाता है जिसमें घरेलू कचरा शामिल होता है। खाद पुनर्चक्रण कार्यक्रम एवं उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ नगरपालिका
जो है नगर पालिका ठोस। अब देखिए, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।